Hello, dear friends. Welcome to JE Classes Meerut family. Myself Ankush Tyagi. As you know, I will teach you the subject electrical machines first. आप जानते हैं ये सब्जेक्ट जो है बीटेक इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट हमने इसके बारे में बेसिक्स स्टडी कर ली थी, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया था हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपका यूनिट का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा क्या हमने पढ़ा था इसका बेसिक। चलिए, हमने इसमें जो अभी तक पढ़ा था सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपका पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो हमने सबसे पहला टॉपिक ये स्टडी किया था कि इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो शॉर्ट में हम इसको एक बार बता देते हैं आपको, शॉर्ट में हम एक बार इसको बता देते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता था कि इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसका एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम भी बनाया था कि हमने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस ले ली, EMEC डिवाइस। ठीक है, एक तरफ हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखा दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरी तरफ हमने मैकेनिकल एनर्जी दिखा दी थी। ठीक है, दूसरी तरफ हमने दिखाई थी आपकी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइस क्या कर रही थी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या है, जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, वो प्रोसेस आपको कहलाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। और जिस डिवाइस के द्वारा ये प्रोसेस होता है वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस या EMEC डिवाइस। हमने इसके डिफरेंट टाइप्स स्टडी किए थे। इसके डिफरेंट टाइप्स क्या थे, इसको हमने 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया था। एक तो आपका था कंटिन्यूअस एनर्जी, कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर, कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर टाइप, जिनमें क्या था आपका कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर टाइप डिवाइसेस। इसमें हमने बताया था कि यही आपका जो है सबसे बेस्ट वाली होती हैं, क्योंकि यही आपके मशीन्स की मेन है। इसके अंदर हमने कैटेगराइज किया था इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, तो ये क्या करती है, कंटिन्यूअसली एनर्जी को कन्वर्ट करती है। जैसे मोटर क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कंटिन्यूअसली इसमें आपका कन्वर्जन प्रोसेस चलता रहता है। सेकेंडली जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, अब ये AC भी हो सकती है और DC भी। तो आगे हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि आपका जो है DC मशीन, तो DC मशीन भी DC मोटर्स, DC जनरेटर्स दोनों में ही वर्किंग सेम है, केवल सप्लाई का डिफरेंस है। AC अल्टरनेटिंग सप्लाई जो बेसिकली आपके घरों तक पहुंचती है, ऑफिस में पहुंचती है, इंडस्ट्रीज में पहुंचती है, और DC जो आपका कन्वर्जन के थ्रू लेते हैं या फिर सोलर एनर्जी से लेते हैं या बैटरी से लेते हैं, वो सब क्या है DC है। तो DC से चलने वाले डिवाइसेस तो कम ही यूज होती हैं, मोस्टली डिवाइसेज AC ही हैं, लेकिन कुछ जगह DC यूज ही होती है। जैसे ट्रैक्शन सिस्टम में DC का यूज सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, सेकेंडली हमने स्टडी किया था मेजरमेंट एंड कंट्रोल डिवाइसेस। सेकेंड हमने यूज किया था आपका मेजरमेंट एंड कंट्रोल डिवाइसेस, मेजरमेंट एंड कंट्रोल डिवाइसेस। मीन्स हमने क्या बताया था, इसका मीन्स ट्रांसड्यूसर्स,
मीन्स ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आ गया था पिकअप, इसके एग्जाम्पल्स हमने जो दिए थे, पिकअप्स, ठीक है, माइक्स, माइक्रोफोन कह सकते हैं, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ये सब हमने इसके टाइप बता दिए थे आपको। ठीक है, ये सब आप स्टडी कर चुके हैं, तो शॉर्ट में हम आगे चलते हैं फटाफट। थर्ड टाइप हमने बताया था फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। ठीक है, फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। इसके अंदर क्या बताया था हमने, फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे हमने बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, और हमने आपको बताया था प्लंजर, प्लंजर वगैरह इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस क्या था, डिवाइसेस क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स थे इसके, इसका ब्लॉक डायग्राम, इसकी स्टडी हमने पहले क्लास में डिस्कस की थी। सेकेंड क्लास में हमने फिर स्टार्ट किया था आपका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। सेकेंडली हमने डिस्कस की थी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में हमने आपको बताया था कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है वो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है, दोनों ही फॉर्म में एनर्जी जो है जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है तो उसमें कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो रही है हीट की फॉर्म में, और कुछ एनर्जी आपकी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी आपकी कपलिंग में, चाहे वो कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में हो या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में हो। तो हमने दोनों ही केस में देखा कि भाई ये इसके इक्वल हो रहा है। जैसे हमने एक केस ले लिया था कि भाई हमारा पहले है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, सपोज करिए हमने ले लिया था, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं हम मोटर को, तो मोटर के केस में हमने ले लिया था कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हमने दे दिया, क्या दे दिया हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे दिया तो सारी की सारी एनर्जी तो हमारी मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी का पार्ट हमारा लॉस हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो हमने इसको ले लिया था दिस विल बी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, जितना पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड, जो भी पार्ट आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, प्लस क्या होगा, जो हमें लॉसेस मिल गए। लॉसेस किसकी फॉर्म में, हमने देखे थे दोनों ही केस में लॉसेस आएंगे आपके हीट की फॉर्म में। ठीक है, होने हीट में ही है, एक बार फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस के नाम से और एक बार ओमिक लॉस से। जब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो ओमिक लॉस आ जाते हैं, मैकेनिकल की बात करते हैं तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस आ जाते हैं। और साथ में फिर हमारा था स्टोरेज, मैग्नेटिक फील्ड में जो स्टोर हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टोर, या फिर हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि भाई जो कपलिंग डिवाइस में आपका स्टोर हो गया, सीधा कपलिंग डिवाइस जो लेगी, शॉर्ट में हम लिख देते हैं अभी कपलिंग के थ्रू ही कन्वर्जन हो रहा था, कपलिंग स्टोरेज, जो कन्वर्ट के साथ कुछ आपका स्टोरेज है। तो हमने फाइनली जो निकाली थी, तो हमने इक्वेशन निकाली थी डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इक्वल्स टू डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू फील्ड। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया था, जो हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का हमें करके दिखाना होता है, जो हमारा डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। अब हम जो है इनको इरेज करते हुए सीधा आपका चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आगे अब हम मैंने बताया था कि आगे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने, जैसे इंट्रोडक्शन तो केवल समझने के लिए होता है, इंट्रोडक्शन में से तो एग्जाम में मुश्किल ही पूछता है, बस आपके किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, काम आ सकता है। नेक्स्ट मैंने बताया था, अब हम जो पढ़ेंगे फोर्स इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन की बात की थी, फोर्स एंड टॉर्क इक्वेशन इन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड
torque in magnetic field system. फोर्सेस एंड टॉर्क्स या सिंपल फोर्स एंड टॉर्क कह दीजिए इन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए अब हमें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करना है या बताना है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो है कितना फोर्स या टॉर्क हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। सिंपल उसका एक तरह से हमें फॉर्मूला समझाना है थोड़ा सा शॉर्ट में। तो ये पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं या फोर्स एंड टॉर्क बताइए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले एक फोर्स एंड टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला है, तो लोरेंज फोर्स इक्वेशन की हमें नीड पड़ती है। ठीक है, किसकी नीड पड़ती है? लोरेंज फोर्स इक्वेशन या लोरेंज फोर्स लॉ। तो हम सिंपली कह सकते हैं बाई लोरेंज फोर्स लॉ। तो लोरेंज फोर्स लॉ क्या कहता है? लोरेंज फोर्स लॉ कहता है आपका, इट स्टेट दैट द फोर्स विल बी इक्वल्स टू Q ब्रैकेट E प्लस V इंटू बी। आगे की लाइन अगर मैं लिखूं तो लोरेंज फोर्स लॉ कहता है कि द फोर्स एट ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल जिस पर चार्ज Q है उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड के कॉम्बिनेशन की बात चल रही है यहाँ पर, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? F इक्वल टू Q इंटू E प्लस V इंटू बी। मान लिया इसको इक्वेशन 1। ये मेन है आपका। लोरेंज फोर्स लॉ से हम जो है फोर्स किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है। ये किसके लिए होगा? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड इसके अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर F क्या है? F तो आप समझ ही गए। F क्या है आपका? हेयर अगर हम यहाँ पर लिखें, इनको लिख लेते हैं फिर भी। F क्या है? F है आपका फोर्स। ठीक है, क्यों क्या है? चार्ज ऑन ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पर चार्ज ऑन ए पार्टिकल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? इन कूलाम कह देते हैं या सिंपल सी लिख देते हैं इसको। ठीक है, क्यों सिंपल सी भी लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे ई क्या हो गया? ई सिंपली बात है, ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किस किस के लिए निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए है ये। तो ई यहां पर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होता है? वोल्ट पर मीटर, या सिंपली हम इसको V/m ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, कैपिटल V भी लिख देते हैं, कैपिटल V/m भी लिख देते हैं इसको सिंपली V/m, वोल्ट पर मीटर। उसके बाद बी क्या है? बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए वी क्या हो सकता है? वी तो 10th 12th सब में पढ़ते आ रहे हैं। वेलोसिटी, वेग पार्टिकल का, कितनी गति से पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जब आपने ये बता दिया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वी, तो इसकी यूनिट भी बता दो, वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है। सब ने पढ़ रखी है, बताइए क्या हो सकती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं लिखी है, ये होती है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला यानी टी सिंपली। ठीक है, मीटर पर सेकंड पूरा लिख दो या m/s लिख दीजिए, या फिर आपका मीटर पर सेकंड पूरा लिख दीजिए, मीटर पर सेकंड। ठीक है, F फोर्स कहाँ है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। देख लीजिए एक बार इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है लोरेंज फोर्स लॉ की? F इक्वल्स टू Q इंटू E प्लस V इंटू बी। ये इक्वेशन कब है लोरेंज फोर्स लॉ के द्वारा? किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जब उसमें दोनों फील्ड उपस्थित हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और
मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब ये इक्वेशन है आपकी। अगर हम सिंगली एक एक फील्ड की बात करेंगे तो अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर एफ क्या है, फोर्स, कब, जब उसमें पार्टिकल में दोनों ही फील्ड है। ठीक है, क्यों क्या है, चार्ज, क्यों तो सब जानते हो, चार्ज होने पार्टिकल इन कूलम पर सेकंड, देखते रहिए आप। ठीक है, चार्ज के बाद ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर में हो जाएगा। उसके बाद बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला। वी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये आपकी फर्स्ट और मेन इक्वेशन है। आगे चलते हैं, अब अलग अलग लिख लेते हैं इसको। चलिए अलग अलग लिख लेते हैं। पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख लें खाली, और फिर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख लें। तो इन प्योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें, इन ए प्योर इलेक्ट्रिक सिस्टम, प्योर इलेक्ट्रिक सिस्टम में फोर्स क्या होगा, अभी जो इक्वेशन लिखी, पीछे आइए इक्वेशन देखिए, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई प्लस वी इंटू बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, चार्ज तो रहेगा ही पार्टिकल पर, और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, आगे आ जाइए। तो F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, सिंपली क्यू ई कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। यहाँ पर क्यू क्या है, चार्ज ऑफ ए पार्टिकल है, और जो ये फोर्स है ये क्या है आपका, फोर्स किसकी डायरेक्शन में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और चार्ज जो है आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एफ तो फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलो मैं लिख देता हूं इनको एक बार अलग अलग। एफ यहाँ पर, एफ क्या है, फोर्स, कब, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लगेगा केवल, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं है। क्यों तो सबको मालूम ही है, क्यों क्या है, चार्ज ऑफ ए पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल पर कितना चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दिया। अब ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में भी लिख सकते हैं। प्योर मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, फिर से वापस आ जाते हैं एक बार, देखो ये फोर्स, चार्ज तो रहेगा ही। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, वी इंटू बी, ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज तो दोनों मल्टीप्लाई हो ही रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्लियर है, चलो वापस आ जाओ। तो अब लिख लेते हैं इन ए प्योर मैग्नेटिक फील्ड, इन ए प्योर मैग्नेटिक फील्ड, प्योर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, एफ इजकल टू क्यू, अभी अभी हम पीछे देखा क्या आ गया, वी इंटू बी। अब आपको मालूम है फोर्स क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स क्या हो गया, एफ यानी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जब पार्टिकल में चार्ज जो है आपका केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, या फोर्स वहन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ऐसे भी कह सकते हो, फोर्स वहन ओनली, ऐसे लिख लीजिए, किसी भी अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, वहन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, फोर्स वहन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, क्यों आपको बताइए, चार्ज ऑन ए पार्टिकल, चार्ज ऑन ए पार्टिकल चार्ज ऑन ए पार्टिकल, वी क्या हो गया, वी आपको अभी बताया था वेलोसिटी, वेलोसिटी, और बी आपका है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाली इक्वेशन को हमने नाम नहीं दिया, इस इक्वेशन को भी हम नाम देते हैं, दिस इज इक्वेशन 3। तो फर्स्ट इक्वेशन लोरेंज फोर्स लॉ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां दोनों फील्ड आपके प्रेजेंट हैं, वहां पर आपकी क्या हो गई, एफ इजकल टू क्यू इंटू ई प्लस वी इंटू बी। फिर आपका केवल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ई हो जाएगा, और केवल अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो क्यू वी प्लस वी इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों इक्वेशन पहले आप देख लीजिए, दोनों इक्वेशन आप पहले एक बार देख लीजिए, आपके सामने दोनों इक्वेशन आ गई हैं। इन प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड
और इन प्योर मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों में डिफरेंस जो है आपका वो ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं तो एफ जो एक्ट कर रहा है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और पार्टिकल मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड के केस में बात करेंगे हम, तो चार्ज का पार्टिकल जो है वो डिपेंड करेगा आपका मोशन की डायरेक्शन पर। अगर आप कहें तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन द, इंडिपेंडेंट यानी आपका डिपेंड नहीं कर रहा है ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन जब हम वापस यहां पे आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो यहां पर क्या करेगा, ये डिपेंडेंट है, चार्ज डिपेंड्स, चार्ज डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चार्ज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये केवल दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपका डिफरेंस रहेगा। बाकी दोनों में हमने इसको ब्रेक कर लिया। सबसे पहले लोरेंट्ज फोर्स से हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आ जाइए। अब हम बाई इक्वेशन आगे समझने से पहले अभी आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बता देते हैं। चलो अभी देखा था, ये डायग्राम आई है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पहले भी बताया है, एक बार फिर से देख लीजिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। चलिए, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, जब हम अपने राइट हैंड को, मैं भी इधर ही आ जाता हूं, जब हम अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और दिस इज मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लेते हैं। व्हेन वी टेक अवर थंब, अवर फर्स्ट फिंगर एंड अवर फर्स्ट फिंगर को फोर फिंगर भी बोल देते हैं, एंड सेकंड फिंगर यानी मिडिल फिंगर, व्हेन दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपकी ऐसे मान लीजिए, थोड़ा नीचे परपेंडिकुलर रहेगा, या ये थंब ऐसे है, इससे 90 डिग्री पे, ये इससे 90 डिग्री पे, इसको नीचे की तरफ ऐसे, या फिर सिंपली पाम भी कह देते हैं। तो ये देखो दोनों आपके ये 90 डिग्री पे हैं, इसके ये जो पाम आपका बचा हुआ पार्ट है। तो जब तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जो थंब है, ये थंब किसकी डायरेक्शन दिखाता है, जैसे हम थंब दिखाते हैं ना, तो ये थंब किसकी डायरेक्शन दिखाता है, मोशन की डायरेक्शन यानी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर सीधा फोर्स और फील्ड और यही बात कर रहे हैं इनकी। तो यहाँ पर ये किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, फोर्स को, और जो आपकी फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को दिखा रही है, फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है तो बी लिख दिया है सिंपली। और आपके जो ये फोर फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन को दिखा रही है, वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन को, ठीक है, ईएमएफ और करंट या वोल्टेज और करंट। और फोर फिंगर किसको दिखा रही है, फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। और आपका ये किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, थंब फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है। देख लीजिए एक बार, सभी का पढ़ा हुआ है, सबको याद होगा, एक बार रिवीजन सा आपका हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा सिंपल, हमने लोरेंज फोर्स लॉ से इक्वेशन लिख ली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लेकिन सिंपल चार्ज क्यों के लिए ले रहे थे। लेकिन अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, अगर हमारे क्या हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो एक इक्वेशन उनके लिए अलग से बनेगी। फॉर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फॉर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जब लार्ज नंबर हैं, ज्यादा नंबर हैं आपके चार्ज पार्टिकल के, तो उस टाइम पे जब फोर्स की इक्वेशन होगी, सिंपली हम कह सकते हैं F इजकल टू J इंटू बी, या F इजकल टू रो पढ़ा है सबने, क्या होता है बताइए, रो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होती है। F इजकल टू रो E प्लस V इंटू बी, जब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हैं।
क्यू हमने लिखा था, क्यू क्या था, चार्ज ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पर जो चार्ज है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हमने ले ली लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं तो क्या कर दिया, रो कर दिया हमने, रो ई प्लस वी इंटू बी, ठीक है। या सिंपली हम इसको कह सकते हैं एफ वी इजकल टू रो वी, सिंपली रो वी कह सकते हैं, दोनों फील्ड के लिए आ गया, एफ वी हो गया आपका जब आपके ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं उस केस में। इक्वेशन अभी तक हमने थर्ड नाम दिया था, तो हम या तो इसको फोर्थ दे देते हैं, नहीं तो इसकी कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है, सीधा एफ बी इजकल टू जे इंटू बी आ जाएगा फाइनल हमारा, एफ इजकल टू जे इंटू बी, ठीक है। जे क्या है आपकी करंट डेंसिटी, और रो क्या बताया मैंने अभी, चार्ज डेंसिटी, लिख देता हूं। जे क्या बताया मैंने अभी आपको, यहां पर जे है आपकी, चलिए इतना स्पेस नहीं लेते, साइड में लिख देते हैं, जे है यहां पर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व जिसको हम कहते हैं सिंपली, ठीक है। और रो मैंने बताया आपको, रो इज चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज क्यों था केवल एक पार्टिकल पर, ज्यादा पार्टिकल हो गए तो हमने लिख दिया रो। तो इसको लास्ट वाली को इक्वेशन नंबर हम 6-5 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो तीनों केस हो गए, पहले तो सिंपली लिख लिया हमने एक के लिए, ठीक है, कि हमारी लॉरेंज फोर्स लॉ इक्वेशन क्या बताती है आपकी फोर्स के बारे में। उसके बाद हमने दोनों को ब्रेक कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग। उसके बाद अगर चार्ज जो है अभी तक हम ले रहे थे, क्यों एक पार्टिकल पर चार्ज ले रहे हैं लेकिन बहुत सारे पार्टिकल हैं, तब क्या करोगे, तब सिंपली ये फॉर्मूला है, तब इससे फोर्स कैलकुलेट होता है, तब इस इक्वेशन को हम नोट कर सकते हैं, एफ बी इक्वल टू रो बी या जे इंटू बी, ठीक है। इस इक्वेशन को भी देख लीजिए, और इसकी यूनिट बताएंगे क्या होगा, एफ बी हम लिख रहे हैं ज्यादा के लिए तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ शायद कम दिखेगा ये, चलिए न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अब जो नेट फोर्स हमें निकालना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में, उसके लिए बहुत सारी हमारी टेक्निक्स यूज होती हैं, नेट फोर्स निकालने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होती है और इम्पोर्टेंट है और आपको स्टडी करनी है, दैट इज द एनर्जी मेथड। चलिए लिख देते हैं इस बात को भी, वेरियस टेक्निक्स has been evolved मतलब बहुत सारी टेक्निक बनाई गई हैं या बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल हैं, ठीक है। कभी ये सोचे इवोल्व का क्या मीनिंग है, वेरियस टेक्निक हैज बीन इवोल्व्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, किसकी कैलकुलेशन की बात चलिए, फोर्स की, फोर्स निकल जाएगा तो टॉर्क अपने आप निकल जाएगा, तो मेनली हमें जो फोकस करना है वो फोर्स पर ही फोकस करना है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, किसका, इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज, ईएमईसी लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज या इन दिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। लेकिन मैंने क्या बताया अभी, बट द टेक्निक विच इज यूज्ड, बट द टेक्निक, लेकिन जो टेक्निक आपकी क्या है सबसे ज्यादा यूज होती है, बट द टेक्निक विच इज नॉर्मली यूज्ड या मोस्टली यूज्ड भी कह सकते हैं, जो अधिकतर यूज होती है, विच इज मोस्टली यूज्ड इज एनर्जी बैलेंस, ठीक है, या एनर्जी मेथड इज यूज्ड इज एनर्जी मेथड। तो अब हमें जो है एनर्जी मेथड स्टडी करना है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है या इसके साथ में कुछ और ऐड कर दिया है तो आप सिंपली जितना लिखा है इतना लिख सकते हैं, लेकिन 7 नंबर के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है। 3 इक्वेशन आई है मेन, बाकी तो हमने उनके बारे में लिखा है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ये दोनों कॉमन फील्ड के लिए है, जो पार्टिकल बढ़ गए उसके लिए है, और कहाँ पर किस टर्म का क्या नाम है, वी क्या है, यही सब लिखा है, और इससे ज़्यादा तो कुछ करा नहीं है हमने। तो इसे नोट्स
सफिशिएंट फॉर 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स में हमें एक टेक्निक एनर्जी मेथड मैंने नाम लिखा, हम उस टेक्निक के थ्रू इसको थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। चलिए अब टेक्निक लिख रहे हैं तो नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है बच्चों? चलिए अच्छा लग रहा है, कोशिश करूंगा आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इस टेक्निक के लिए हम ले लेते हैं कुछ एक एग्जाम्पल या टेक्निक, जैसे हम ले लेते हैं कोई एक सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस हम ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइस। अब देखिए लॉस वगैरह भी आए थे, तो हम केवल जब भी कोई चीज समझते हैं, डराइव करते हैं, तो हम उसमें लॉस को इग्नोर कर देते हैं, आइडियल केस मान लेते हैं कि हाँ भाई लॉस नहीं हो रहे। तो हम जो यह सिस्टम लेंगे वो हम लॉसलेस सिस्टम लेंगे, ठीक है। हम कैसा लेंगे? लॉसलेस सिस्टम लेंगे, लॉसलेस मैग्नेटिक एनर्जी, लॉसलेस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। हमने लॉसलेस मैग्नेटिक सिस्टम ले लिया, लॉसलेस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सिस्टम की बात चल रही है, सिस्टम भी लिख देते हैं। अब इसको क्या देना है? इनपुट देना है। इनपुट कैसा देंगे? इलेक्ट्रिकल देंगे। आउटपुट कैसा लेंगे? मैकेनिकल लेंगे, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल इनपुट में क्या देते हैं? वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। तो सीधा सीधा इसको इनपुट दे दो। लो जी, इनपुट दे दिया हमने इसको, प्लस माइनस ई या प्लस माइनस वी। जब इनपुट देंगे तो कुछ ना कुछ करंट भी फ्लो होगी, इसमें होगी या नहीं होगी? ठीक है, ई इनपुट दिया, सॉरी, करंट फ्लो हो गई आई। अब आउटपुट में क्या मिलेगा जरा बताइए? आउटपुट में मिलेगा फील्ड यानी मैकेनिकल। ये वाला टर्मिनल कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकल। और ये क्या मिलेगा हमें आउटपुट में? मैकेनिकल फील्ड मिलेगा। तो सिंपली हम एफ फील्ड कह सकते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैकेनिकल फील्ड में ले जाना है तो मैकेनिकल फील्ड एफ फील्ड कह दीजिए सिंपली। यहाँ पे करंट हम अगर स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में करंट चलेगी और मैकेनिकल में बात करेंगे तो फील्ड चलेगा या फोर्स चलेगा, ठीक है। अगर एनालॉजी आपने स्टडी करी होगी थर्ड सेमिस्टर में, एफ बी एनालॉजी, एफ आई एनालॉजी, ठीक है, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं। तो ये कैसा है? चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ एफ फील्ड ऊपर, क्योंकि ये करंट से कंपेरिजन हो रहा है। यहाँ पर करंट है तो यहाँ पर एफ फील्ड। ये जो टर्मिनल है जिससे आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल टर्मिनल, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। और ये जो हमारी जहां सप्लाई आउटपुट मिल रहा है, ये कैसा टर्मिनल हो गया? जिसमें एफ फील्ड मिल रहा है, मैकेनिकल टर्मिनल, ठीक है। 2 गुड पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए लॉसलेस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हमने ले लिया, इसको हमने इनपुट कैसा दे दिया? इलेक्ट्रिकल दे दिया। और आउटपुट कैसा मिल गया हमारा? आउटपुट मिल गया हमें मैकेनिकल। तो ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बेस। ये जो डायग्राम बनाया है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बेस ईएमईसी डिवाइस, मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड ईएमईसी डिवाइस। तो मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस हमने ली है। अब इसमें एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल और ये हमने लॉसलेस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल में क्या है आपका? 2 वेरिएबल्स हैं। एट इलेक्ट्रिकल टर्मिनल, एट इलेक्ट्रिकल टर्मिनल देयर आर 2 वेरिएबल्स। हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं? क्या क्या वेरिएबल हैं? इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट से तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज और करंट, ईएमएफ और करंट। तो 2 वेरिएबल कौन से हो गए? वोल्टेज, ये भी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। और दूसरा क्या हो गया? करंट, ये लिख लेते हैं, वोल्टेज और करंट। अब जरा इधर की बात बता दीजिए मैकेनिकल टर्मिनल की। मैकेनिकल टर्मिनल पे कौन कौन से वेरिएबल हो जाएंगे बताइए? एक तो आपको दिख रहा है एफ फील्ड, और दूसरा क्या है? एफ फील्ड यानी फोर्स। दूसरा बताइए आप, एट मैकेनिकल टर्मिनल ऑल्सो देयर आर 2
वेरिएबल्स, एक आपको दिख रहा है एफ फील्ड यानी फोर्स, अभी अभी हमने करा करंट चेंज हो गई फोर्स में, वोल्टेज रह गया, वोल्टेज के लिए क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है एफबी एनालॉजी में, डिस्प्लेसमेंट, इधर थोड़ा कम रह गया स्पेस, नीचे लिख देते हैं फोर्स, और फोर्स पहला तो आपको दिख गया जो हमने लिखा एफ फील्ड, फोर्स को हमने लिख दिया एफ फील्ड लिख दिया, फोर्स को हमने एफ फील्ड, एफ एल डी भी लिख सकते हो या पूरा भी लिख सकते हो। और दूसरा अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हिंदी में कह देते हैं, इसको डिनोट करते हैं एक्स से। इसमें मूव भी तो होता है मैकेनिकल डिवाइस में, मूवमेंट अगर मैकेनिकल में बात करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिए थे कुछ रिले लिया था हमने, रिले प्लंजर, तो उनमें क्या होता है मूवमेंट ही होता है, तो मूवमेंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होना, मूवमेंट होना, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपके आ गए वेरिएबल इलेक्ट्रिकल में ई और आई, और अगर हमने मैकेनिकल में बात करी तो हमारे आ गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देख लीजिए क्लियर है। अब जो लॉस मैकेनिज्म है वो हमारा एनर्जी स्टोरेज से अलग हो गया है, क्योंकि हमने इसको लॉसलेस सिस्टम मान लिया है। वैसे इलेक्ट्रिकल लॉसेज कौन से होंगे अगर हम बात करें, और मैकेनिकल लॉसेज कौन से होंगे यहाँ पर, ठीक है कलर, इलेक्ट्रिकल लॉसेज, इलेक्ट्रिकल लॉसेज होंगे हमारे, इलेक्ट्रिकल लॉसेज बताइए, कई बार बता चुका हूँ, ओमिक लॉसेज ही तो इलेक्ट्रिकल लॉसेज हैं जो आपके हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, और मैकेनिकल लॉसेज जो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, जरा बताइए मैकेनिकल लॉसेज कौन से बताए हैं, दो ही बताए हैं हमने, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, ठीक है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज। तो एनर्जी सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो एनर्जी सिस्टम में अगर हम लॉसलेस मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइस लें, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रही है, इसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट दें तो आउट इलेक्ट्रिकल इनपुट पर दो वेरिएबल होंगे, और ऐसे ही मैकेनिकल इनपुट पर भी दो वेरिएबल हमें मिल जाएंगे। अब इसको समझने के लिए अभी तो हमने कोई सिस्टम दिखा दिया कि ये है भाई सिस्टम लॉसलेस, अब ऐसा कोई सिस्टम ले लेते हैं, तो हम नया डायग्राम बनाते हैं, सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस हम ले लेते हैं। चलिए एक डायग्राम बढ़िया सब करके बनाते हैं, इससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। और हमने अभी तो केवल सिंपली दिखाया, हमें दिखाना है उसको करके, तो कैसे दिखाएंगे, सिस्टम बना लीजिए, थोड़ा और ऊपर से बना लेते हैं डायग्राम, स्पेस बढ़ जाएगा अपना। ठीक है, वाइंडिंग जो लेंगे, लॉसलेस की बात करी है सिस्टम की, तो लॉसलेस ही वाइंडिंग लेंगे, ठीक है। कैसी वाइंडिंग लेंगे, लॉसलेस ही वाइंडिंग लेके चलेंगे, दोनों को बराबर लेने की कोशिश करता हूं ताकि डायग्राम अच्छा सा लगे। अब यहीं पर लेना है डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स यानी आपको कोई चीज़ जो मूव करने वाली है वो लेनी पड़ेगी, तब उससे बात बनेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप ये ले लो मूवेबल प्लंजर ले लो, क्या ले लो, मूवेबल, जो घूमने वाला, जो मूव कर सके ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट, वो हमें देखना है कौन सा हम ले रहे हैं, मूवेबल प्लंजर, मूवेबल प्लंजर। अब ये मूव करेगा तो ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स होगी, ऐसे दिखा दो चाहे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये मूव करेगा, एरो बना के शो कर सकते हो, क्लियर सा नहीं बन रहा, थोड़ा पेन कर वो ले लेते हैं हल्का। चलिए अब देखो, अब दिख जाएगा डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्लियर। ये जो वाइंडिंग लिया, इधर क्या है, इधर लिया है हमने लॉसलेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक सिस्टम लेना हमें, तो मैग्नेटिक कौन सा आएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी और फोर्स आएगा, जब फोर्स लगेगा तभी तो मूव करेगा मूवेबल प्लंजर। अब इधर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी है, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दो, पहले ये लिया क्या है इसका नाम बता देता हूँ, जब इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, ये क्या है लॉसलेस, लॉसलेस वाइंडिंग ली है हमने ये, ठीक है। किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो दो
दो वाइंडिंग होती है, यहाँ पर सिंपल क्या है, उधर तो मैकेनिकल लेना है तो सिंपली लॉसलेस वाइंडिंग ले लिए। अब वाइंडिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, वाइंडिंग के अंदर आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न, एन मान लीजिए, जो भी है नंबर ऑफ टर्न एन है, और इसमें ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब इस कब प्रोड्यूस होगा, जब इसको सप्लाई दोगे, बाकी का काम तो तभी होगा। बिना सप्लाई दिए क्या होगा, बिना सप्लाई दिए सर्किट अधूरा। तो पहले सबसे पहले सप्लाई दे दो, चलो जी दे दीजिए सप्लाई, ठीक है जी। अब ठीक है, अब क्या सप्लाई, प्लस माइनस वी वोल्ट की सप्लाई दे दी, आई करंट फ्लो हो गई, आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल दिखा दो या कैपिटल दिखा दो, चलो स्मॉल मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब ठीक हो गया, अब डायग्राम पूरा हो गया। दो हमने अभी देखे वेरिएबल कितने लेने हैं, दो, आई और आर, ये रहे दोनों वेरिएबल, आई और आर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के दो वेरिएबल, ठीक है। सॉरी आई और आर नहीं, सॉरी आर तो आपका जो है रेजिस्टेंस है, आपके वेरिएबल क्या है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट। तो दो वेरिएबल आई और वी कह सकते हो या आई और ई कह सकते हो, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा यहाँ पर और सप्लाई दे रहे हैं वी, तो आई और वी भी कह सकते हैं। ये हो गए आपके वेरिएबल। यहाँ पे क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्स और जो फोर्स लगेगा मैकेनिकल सिस्टम में। अच्छा ये जो बनाया है इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है ये बताइए। ये सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। सिंपल क्या है ये आपकी, ये जो फिगर है, दिस इज सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस। कोई भी हमने एक फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस ले ली, फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस, बस इसमें हमने क्या मान लिया, क्योंकि हमने अभी भी दिखाया था ऊपर कि भाई हम जो ले रहे हैं वो हम लॉसलेस सिस्टम ले रहे हैं, मतलब उसके अंदर लॉस नहीं हो रहा है। आइडियल मान लें, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं, लॉस तो होगा ही, कोई भी सिस्टम होगा आपने कंसीडर कर लिया, तो हम लॉसलेस सिस्टम जब भी तो होगा जब वाइंडिंग लॉसलेस होगी, नहीं तो यहीं पर ही ओमिक लॉस हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इनपुट दोगे तो ओमिक लॉस होना ही होना है। फिर अगर मैकेनिकल की बात करेंगे, मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो फ्रिक्शन विंडेज लॉस होने हैं, लेकिन हमने लॉसलेस मान लिया इसीलिए हमने लिख दिया लॉसलेस वाइंडिंग। तो ये आपका सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस ले ली। अब इसमें वोल्टेज और करंट आपके ये इलेक्ट्रिकल के वेरिएबल हो गए, फोर्स और आपका जो है डिस्प्लेसमेंट ये आपके मैकेनिकल के हो गए। देख लीजिए डायग्राम, ये मूवेबल प्लेंजर है, आउटपुट क्या मिला, यही तो फोर्स लगा, यही तो इस पर ही तो फोर्स लगेगा, यही तो घूमेगा, तो इसको क्या कहते हैं, एफ फील्ड, तभी तो पूरा हुआ। डायग्राम कैसे बनाएंगे, सिंपली एक कोइल बना दो, कोइल में क्या है, एक साइडेड कोइल है समझ लो, कंप्लीट पूरा सर्किट नहीं है, वन साइडेड रहेगा। इस पे वाइंडिंग दे दी, वाइंडिंग जो रहेगी लॉसलेस रहेगी। अब इसको सप्लाई कैसी देनी है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम लेना है इधर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सप्लाई दे दी वी आई और आर, आर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके बाद इधर मैकेनिकल लेना है, मैकेनिकल में क्या ले रहे हैं, मूवेबल प्लेंजर ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स जब ये मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स यहाँ दिखा तो यहाँ दिखा दो, यही तो मूव करेगा, इसको समझाना है। इस पर फोर्स लगेगा तभी ये मूव करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा तो ये क्या हो गया, फोर्स या फील्ड हो गया, तो एफ फील्ड कह दिया इसको, ठीक है। तो ये होगी सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अब इसमें हम इक्वेशन लिख देते हैं और आपका काम जो है बन जाएगा। चलिए अब स्पेस भी बन गया है, अब लिख लेते हैं इक्वेशन। डायग्राम क्लियर है सबको। अब ये क्या दिखा रहा है डायग्राम, एक मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट मैकेनिकल डिवाइस दिखा रहा है। फिगर जो ऊपर का है आपका, फिगर सोज, कुछ भी नाम दे दीजिए, फिगर 1, फिगर 2, फिगर बी, पहले वाली का 1 मान लो तो इसका 2 मान लेना। फिगर 1 सोज EMEC शॉर्ट में लिख दें, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ना लिख के, EMEC डिवाइस, सी तो है ये, और क्या है, EMEC डिवाइस बेस्ड सिस्टम है, EMEC डिवाइस बेस्ड मैग्नेटिक फील्ड, बेस्ड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। सिस्टम में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एस बाई एस, आपको तो कंप्लीट ही लिखना है सिस्टम, ठीक है। और इसमें क्या लिया हमने, इट हैज ए लॉसलेस वाइंडिंग, इसमें एक लॉसलेस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। इसके दो टर्मिनल हो गए जो मैंने बता दिया आपको, ऐसे इधर भी दो टर्मिनल हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस मैंने ली है। जब मैंने सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस ली तो इसमें क्या है, कोयल लगी हुई है, यही तो कोयल है जो वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। जब कोयल को सप्लाई दोगे तो क्या होगा, इसमें फ्लक्स होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस फ्लक्स होगा। अब इसकी वजह से मूवेबल प्लेंजर में तो फोर्स बनेगा, तभी तो ये मूव करेगा, और यही बात हमें दिखानी है कि भाई कितना फोर्स बना, कितना मूव करा। क्लियर।
नहीं क्लियर है तो दोबारा बता देते हैं। देखिए सिंपल हमने एक फोर्स प्रोड्यूसिंग कोयल ले ली है, ये है आपकी सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग कोयल। ठीक है, अब ये कोयल है पूरी, अब ये वाइंडिंग हुई, वाइंडिंग से मिलकर तो कोयल बनी, ये वो फोर्स प्रोड्यूसिंग। अब इसको जब हमने सप्लाई दी तो इसमें प्रोड्यूस होगा कुछ फ्लक्स, ईएमएफ बना, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह से जब ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, जब डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम बेस्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस हो गई ये। कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम बेस्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्लंजर है ये मूव करेगा, और ये कब मूव करेगा, जैसे फोर्स लग रहा है, तो जितना मूव कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वही वैल्यू होगी आपकी फोर्स की। ठीक है, इक्वेशन के थ्रू अगर हम इसे लिखना चाहें तो इक्वेशन के थ्रू लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कैसा है जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हमने माना है लॉसलेस, यानी इसके अंदर कुछ भी लॉस नहीं है। सिंस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सिंस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज लॉसलेस। अब ये सिस्टम कैसा है, लॉसलेस है, यानी इसमें कोई भी लॉस आपका नहीं हो रहा। जब इसमें कोई लॉस नहीं होगा तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले फील्ड ले लेते हैं। अभी तक हमने जब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने डी डब्ल्यू फील्ड पढ़ा था। ठीक है, डी डब्ल्यू फील्ड। अब अगर हम यहाँ बात करें इन इफ टाइम चेंज की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, टाइम क्या होता है टी, तो हमने मान लिया क्या हो गया डी टी मान लिया, टाइम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कि भाई टाइम में जो चेंज होगा वो डी टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, डी टी होगा तो डी टी होगा तो सीधी बात है, तो डी डब्ल्यू फील्ड हम पढ़ रहे थे, तो डी बाई डी टी ऑफ डब्ल्यू फील्ड, हमने वहाँ पर यही तो पढ़ा था कि भाई जो मैकेनिकल फील्ड है, मैकेनिकल एनर्जी डब्ल्यू फील्ड इक्वल्स टू आया था आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस स्टोरेज सिस्टम, ये हमने अभी स्टडी किया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी डब्ल्यू फील्ड में अब हम रेट ऑफ टाइम टी पे ले रहे हैं, तो डी बाई डी टी किसका होगा, डी बाई डी टी ऑफ डब्ल्यू फील्ड। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इधर देखेंगे तो हम क्या होगा, इधर तो सिंपल ई आई है, ई आई या वी आई। अब इसमें से क्या माइनस होगा बताइए, क्या माइनस होगा इसमें से, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एफ फील्ड, एफ फील्ड, एफ फील्ड में किसका, किसके डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर क्या है वेरिएबल दूसरा, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर कौन था आई, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा आई है तो ई आई हो गया सीधा। और यहाँ पर क्या है एफ, एफ फील्ड है ये, एफ फील्ड किसका, रेट ऑफ चेंज हमने टाइम लिया है तो डी बाई डी टी क्या हो गया एक्स हो गया। तो हमारा जो आपका फाइनल आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डब्ल्यू फील्ड क्या आ जाएगा, ई आई माइनस एफ फील्ड और डी एक्स बाई डी टी, जो भी इक्वेशन आ रही थी, क्योंकि सेम ही टॉपिक अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अगर 3 4 शायद 4 तक शायद ली थी, अगर आपकी 4 तक थी तो 5th मान लीजिए, 5th तक ली थी तो 6th मान लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया डी डब्ल्यू फील्ड। तो हमारा सबसे पहले जो फोर्स की बात है ये आया। अब अगर हम इस एफ फील्ड को आगे लिखना चाहें ई आई को, तो आई इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है, आई इक्वल्स टू क्या होता है डी साई बाई, सॉरी ई इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है, ई इक्वल्स टू होता है डी साई बाई डी टी। अगर हम इसको फ्लक्स की टर्म में लेके चले, साई क्या होता है आपका फ्लक्स लिंकेज, साई होता है आपका फ्लक्स लिंकेज। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं आई डी साई बाई डी टी माइनस एफ फील्ड, एफ एल डी लिख देता हूं शॉर्ट में, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ई इक्वल्स टू हमने पढ़ा है डी साई बाई डी टी होता है, और ये डी साई बाई डी टी कैसा है, ई इक्वल्स टू, अगर ये भी नहीं पढ़ा आपने तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा ई इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, ये सबने पढ़ रखा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा। ई एम एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न और जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, कोयल की बात चल रही है वहां नहीं क्लियर हो रहा है, इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, ये है कोयल सीधा ईएमएफ। इसमें अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ क्या होंगे एन डी फाई बाई डी टी, एफ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है अगर किसी कोयल में और एन नंबर ऑफ टर्न है तो उसमें क्या होता है इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, ये लो आपने पढ़ रखा होगा। तो यहीं से एन डी फाई बाई डी टी को हम क्या कह सकते हैं, एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा डी साइन बाई डी टी। यहाँ बात चल रही फ्लक्स की, और अगर फ्लक्स को फ्लक्स लिंकेज में कन्वर्ट करेंगे तो डी साइन बाई डी टी।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर और करके आई एन डी फाई बाई डी टी माइनस एफ फील्ड डी एक्स बाई डी टी माइनस एफ फील्ड डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा एन डी फाई बाई डी टी क्या होगा, एन डी फाई होगा, एन फाई सीधा होगा आपका साइन, तो एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा आई डी साइन बाई डी टी और एफ फील्ड डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दो या फिर यहाँ पे दे दो फाइनल नंबर। अगर आप यहाँ पे नहीं देना चाहते, पूरा फाइनल चेंज करके देना चाहते हो, तो इसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 मान ली थी हमने, तो 6 मान लेते हैं। जहाँ तक मुझे याद है हमने 5 इक्वेशन मान ली थी, क्योंकि जब हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत सारे थे तो उसके लिए 2 बार लिखी दी थी इक्वेशन, एक रो के साथ लिखी थी और एक फिर हमने जे के साथ लिखी थी। ठीक है, करंट डेंसिटी और आपकी पार्टिकल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं इसमें। और सोल्व करना चाहो तो क्या हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम dt को अगर हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगी पूरी इक्वेशन से, या फिर पूरे को dt से ये मान लो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाई dt, तो dt सबका खत्म। सिंपली इसको इधर आगे नेक्स्ट पेज ही लेना पड़ेगा अब, या और आपको इक्वेशन ही तो देखनी है। चलिए और ऊपर कर लेते हैं, देखो क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, चलिए यहाँ से देख लो बस। ठीक है, अब इसको ले लिया, या तो ऐसे कर दो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय dt, या फिर सिंपली आप देख सकते हो कि इस dt को इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू फील्ड FLD लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, पूरा फील्ड की जगह आप लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डी साइन बाई डी टी, सॉरी dt तो खत्म ही हो गया, dt तो हमने खत्म ही कर दिया, आई डी साइन माइनस एफ फील्ड इंटू डी एक्स, इसको भी मान सकते हो इक्वेशन 6, नहीं तो इसको नई इक्वेशन दे दो नाम, कितनी आ गई नई इक्वेशन 7। ये हो गया आपका डी डब्ल्यू फील्ड इक्वल्स टू आई डी साइन माइनस एफ फील्ड इंटू डी एक्स। एक ये भी आपकी फोर्स की मेन इक्वेशन आ गई आपकी कैलकुलेट करने की। ठीक है, ये इक्वेशन क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की सहायता से आप जो है इसकी हेल्प से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी, अगर आपको फ्लक्स लिंकेज साइन दिया है और मैकेनिकल टर्मिनल की पोजीशन x दी है। अगर आपको साइन की वैल्यू मालूम है कि भाई किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वो साइन हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन हो रहा है, जो मैंने दिखाया आपको डायग्राम में, अभी डायग्राम में जो दिखाया, आ जाओ नीचे आ जाओ, चलो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है, और फील्ड आपका ये है, तो उस केस में आप इसको इस इक्वेशन से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो आई डी साइन माइनस एफ फील्ड इंटू डी एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट मालूम हो और फ्लक्स लिंकेज मालूम हो तो आप फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डी डब्ल्यू फील्ड, ये फील्ड क्या है, वही तो है, फोर्स की तो बात चल रही है, जो फोर्स हमें लेना है। तो एक इक्वेशन फाइनल ये आ गई, अगर हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ तक कर दोगे सफिशिएंट है, बाकी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना है। यही जो हमारी फॉर्म आई इक्वेशन की, ये किस पे हम बेस ले रहे हैं, ये हम ले रहे थे एनर्जी मेथड पर बेस। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है, ये मान के चलिए दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ, कौन से मेथड पे, जो अभी मैंने स्टार्टिंग की थी तभी मैंने बताया था कि बहुत सारी टेक्निक हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज एनर्जी मेथड। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है, दिस इक्वेशन ऑफ कैलकुलेटिंग this equation of calculating एनर्जी कैलकुलेट करने की, सॉरी एनर्जी नहीं, फील्ड की बात करें तो एनर्जी बेस ही थी, ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्स इज बेस्ड ऑन फोर्स कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में, बेस्ड ऑन एनर्जी
बेसिस। तो एनर्जी बेसिस मेथड, एनर्जी बेसिस मेथड पर ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्टार्टिंग में हमने 3 इक्वेशन लिखी वहां तक थोड़ा सा इजी था, यहाँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा अगर आपने ये चीजें बेसिक्स पहले स्टडी नहीं किए हैं। अगर ये आपके पहले क्लियर हैं तो आपको ये इतना टिपिकल नहीं लगा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल लगने का यही हो सकता है रीजन। बाकी वहां तक भी आप कर देंगे तो आपको 3 to 4 मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम वगैरह बना के यहाँ पे आप थोड़ा बहुत भूल जाते हैं तो 1-2 नंबर कटता है, नहीं तो 5 मार्क्स के रिगार्डिंग मिल जाता है। अगर पूरा करेंगे तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे नंबर मुश्किल ही कटेगा, 7 नहीं तो 6 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो हम इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आइए, ये तो पीछे वाला रिवाइज कराया था, यहाँ से स्टार्ट करना है। फोर्स एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। मुझे लगता है टॉपिक समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छा लग रहा है गाइस। चलिए, फोर्स एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में फोर्स एंड टॉर्क, ये आपको क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन फोर्स एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, या फाइंड द फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम विद सुइटेबल एग्जांपल, या विद एनी एनर्जी मेथड, या बेस्ड ऑन एनर्जी मेथड। अगर एनर्जी मेथड कहे या ना कहे, हमको तो एनर्जी मेथड से निकालना है, आपका काम दोनों में हो जाएगा। तो लॉरेंज फोर्स लॉ क्या कहता है? लॉरेंज फोर्स लॉ कहता है कि F इक्वल्स टू Q ब्रैकेट E प्लस बी इंटू बी। लॉरेंज फोर्स लॉ कहता है कि अगर हमें किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें किसी भी चार्ज पार्टिकल, जिसमें क्या है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, उस केस में हमें फोर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है F इक्वल टू Q ब्रैकेट E प्लस बी इंटू बी। यहाँ पर F क्या है? फोर्स जो हमें कैलकुलेट करना है किसी भी फील्ड में, और क्यों क्या है? चार्ज ऑफ ए पार्टिकल। क्यों? जो एक पार्टिकल की बात चली, ऑफ ए पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल का जिसका हमें फोर्स कैलकुलेट करना है उसका चार्ज है। चार्ज की यूनिट सबको मालूम है, कूलाम होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ई है, ई क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाएगा? वोल्ट पर मीटर। उसके बाद बी क्या है? बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? टेस्ला में होगा। उसके बाद क्या है आपका वी, वी को सब जानते हैं, वेलोसिटी, पार्टिकल किस वेग से किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, या सिंपली m बाई एस। नेक्स्ट, अब अगर हम इसको अलग अलग दिखाना है, केवल प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है, दोनों में नहीं निकालना, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को हटाओ साइड, केवल इलेक्ट्रिक ले लो, ई लगा दो। चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इंटू ई। चार्ज ऑफ पार्टिकल को किससे मल्टीप्लाई करनी है? ई से मल्टीप्लाई करनी है, क्यों ई हो गया। तो फिर क्या हो गया? एफ हो गया फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपको मालूम ही है, चार्ज ये। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? चार्ज जो है, जो मोशन है डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैकेनिकल में डिपेंडेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को साइड हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई को साइड हटा दो, बाकी को लिख दो एफ इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। ठीक है, बाकी आपको मालूम है क्यू क्या है, वी क्या है, बी क्या है। इंपॉर्टेंट बात हमने बता दी यहाँ पर। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी आप इस टॉपिक में, ये सिर्फ समझने के लिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे आप टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। ये तो केवल आपके लिए बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे तो मोशन कैसे करता है। अगर हम ले लेते हैं इनको, अपने थंब, अपनी 4 फिंगर और अपनी मिडल फिंगर, 4 फिंगर या फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और सेकंड फिंगर, तो आपका जो फोर्स है, थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है, और आपकी जो 4 फिंगर है वो आपकी किसकी डायरेक्शन को? फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है, और ये आपकी किसकी? वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर हमने इसको देखा, आगे हमने लिया, अगर आपका एक से ज्यादा पार्टिकल है, एक से ज्यादा आपके पार्टिकल हैं, अगर आपके एक से ज्यादा पार्टिकल हैं, फॉर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा? एफ वी इक्वल टू, एक पार्टिकल था, क्यों था उसका चार्ज, हमने लार्ज नंबर ऑफ ले लिए तो सीधा कर दो रो। क्या कर दो? सीधा रो। ई प्लस वी इंटू बी, दोनों के लिए दिखाना है तो लार्ज नंबर के लिए बात कर रहे हैं। तोड़ तो हम बाद में भी सकते हैं इसको अगर हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रो आपका हो गया। रो हमने बता दिया क्या है? रो है आपकी चार्ज डेंसिटी। चार्ज का घनत्व बढ़ गया, आप सीधा सा एक पार्टिकल था, आप ज्यादा हो गए तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू जे इंटू बी भी सिंपली कह देते हैं इसको। तो एफ क्या है यहाँ पर? सॉरी, एफ तो मालूम है, जे क्या है? करंट डेंसिटी। अब बहुत सारी टेक्निक्स आपकी यूज होती हैं, ये इरेज हो गया है, वेरियस है, वेरियस टेक्निक्स हैज बीन इवॉल्व्ड फॉर कैलकुलेशन।
फोर्स की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन जो आपकी टेक्निक ज़्यादा यूज होती है वो कौन सी टेक्निक है, वो है आपकी एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में क्या है, हमने एक लॉसलेस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ले लिया, यानी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ऐसा सिस्टम ले लिया, लेकिन उसमें लॉस नहीं हो रहे हैं, ये हमने कंसीडर किया है। क्या नहीं हो रहे, उसमें लॉस नहीं हो रहे हैं। तो एक तरफ इलेक्ट्रिकल टर्मिनल, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दी, ई करंट फ्लो आई, दूसरी तरफ मैकेनिकल टर्मिनल, एफ फील्ड। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो दो वेरिएबल, कौन कौन, करंट और वोल्टेज, और इधर बात करें तो कौन कौन वेरिएबल, डिस्प्लेसमेंट और फील्ड। क्लियर है। लॉसेज कौन से होते हैं इलेक्ट्रिकल में, ओमिक लॉसेज, मैकेनिकल में फ्रिक्शन विंडेज लॉसेज। फिर आगे इसको और दिखाना है तो हमने इसको एग्जाम्पल से ले लिया कि भी लॉसलेस मैग्नेटिक सिस्टम लेके दिखाओ। क्या है लॉसलेस मैग्नेटिक सिस्टम, तो हमने एक लॉसलेस मैग्नेटिक सिस्टम ले लिया। देखिए ये ले लिया लॉसलेस मैग्नेटिक सिस्टम, इसमें क्या है, एक लॉसलेस वाइंडिंग ले ली, एक वाइंडिंग ले ली लॉसलेस वाइंडिंग, कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें, ओमिक लॉस जीरो। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, हमने कंसीडर कर लिया समझने के लिए। तो इधर हमारे दो वेरिएबल थे, सप्लाई दे के दिखाई, इधर फील्ड मिलेगा आउटपुट। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपल हो गया, सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइस हमने ली इसको समझने के लिए, इसमें कोई लॉस नहीं हो रहे। तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉसलेस है, तो एनर्जी कोई भी टाइम में चेंज हो रहा है, किसी भी टाइम हम चेंज कर दें, मान लीजिए टाइम में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ टाइम dt है, तो हमारा क्या हो जाएगा फिर, टाइम में चेंज अगर dt है तो dw फील्ड, d बाई डी टी किसका, w फील्ड का, d बाई डी टी किसका, w फील्ड का। तो क्या हो जाएगा इधर ei, केवीएल से भी देख सकते हो, सिंपली ei माइनस एफ फील्ड dx बाई डी टी। अगर पूरे में केवीएल भी देखें तो ये आएगा ei माइनस dx बाई डी टी। ठीक है, पर उसको छोड़ो, आप ऐसे ही सिंपली देखो कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, ei हो गया, और ये क्या हो गया, d बाई डी टी किसका, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, फोर्स की बात चलिए। अब ये आपने पढ़ रखा है इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है, एन डी फाई, एन क्या नंबर जो है ये, और एफ जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। अब इसको चेंज करेंगे तो डी साइन बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है। तो हमारा हो गया आई इक्वल्स टू डी साइन बाई डी टी माइनस एफ फील्ड डी एक्स बाई डी टी, सिंपल। अब ये डी टी से या तो पूरे को ये कह दो कि डी टी से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में, या फिर सिंपली डी टी को इधर ले गए, तो ये फाइनल आंसर आ गया डी डब्ल्यू फील्ड इक्वल टू आई डी साइन माइनस एफ फील्ड इंटू डी एक्स। ये फाइनल आंसर हमको मिल गया। ये आपकी इक्वेशन है जो एनर्जी मेथड से हमने कैलकुलेट की है, जिस मेथड का ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर यही हमें फोर्स निकालना था, ये आपका फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ सबको जो है क्लास बढ़िया लगी होगी, टॉपिक समझ में आ गया होगा, याद रहेगा सबको। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। ओके।